दी प्रिंट हकायक मंजर आम पर ले आया। भारतीय मीडिया की सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। दी प्रिंट के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है। साजिद अकरम के पाकिस्तान होने का अब कोई सबूत नहीं। साजिद अकरम भारतीय नैयाद और बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी निकला। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी थी। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने हकायक के बरक्स मुहिम चलाई। दी प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने भारत से तफसीलात मांगी हैं और इसमें पाकिस्तान से ताल्लुक का जिक्र नहीं है। तर्जकार आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, गड्ढा खोदने की कोशिश की और खुद उसमें जा गिरा है। वो क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया जी लाइन पे लेने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ना सिर्फ भारत जो है वो एक्सपोज हो गया है, बल्कि भारत की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक वेज की हुई है, उसमें जो भी उसके साथ शामिल होगा वो उसको एट द एंड ऑफ द डे रसवाई उठानी पड़ती है। अब इसराइल को देख लीजिए कि इसराइल को जो जिस तरीके से उन्होंने भी ये खबर चलाई और ये कहने की कोशिश की, ये बताने की लोगों को कोशिश की, जेरूसलम पोस्ट ने उस पर पूरी एक स्टोरी रन की कि ये पाकिस्तानी है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, बगैर तहकीक के, बगैर चेक किए, बगैर सबूतों के। तो आज गली खुल गई। और जब 98 में वो बंदा जो कि इंडियन बॉर्न है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया, माइग्रेट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में उसका सारा रिकॉर्ड है, फिर उसकी एक्टिविटीज वहाँ पे सब पहले वो एक और थोड़ा सा पहले भी वो अंडर सर्वेलेंस रहा, फिर किस तरीके से वो सिंगापुर में जाके उसने ट्रेनिंग की, रेडिकलाइज हुआ। तो ये सारा कुछ जो है जी, ये अब आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया है दुनिया को कि एक्चुअली जो टेररिज्म है पूरी दुनिया में या इंस्टेबिलिटी है वो कौन फैला रहा है, कैसे फैला रहा है। और फिर ये जो 3 जगहों से प्रोपेगेंडा हो रहा था, इंडिया से, पाकिस्तान के अगेंस्ट, इजराइल से और अफगानिस्तान से, और वो एक ही चीजें चल रही थी, एक ही स्टोरीज चल रही थी। और ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे एस्पर्शन की कोशिश की जा रही थी की। तो वो तीनों के तीनों जो थे जी, वो मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हो गए। और पाकिस्तान आप समझते हैं कि अभी दिस इज द राइट टाइम कि अब फैटफ के लिए पाकिस्तान को दीगर दोस्त ममालिक से राब्ते भी करने चाहिए और बाकी आलमी बरादरी को भी देखना चाहिए कि अब फैटफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में भारत को जाना चाहिए? अब टाइम आ चुका है। जी बिल्कुल जाना चाहिए। और कितने प्रूफ होंगे जी? कहीं पे कभी जो है वो डिसइंफो लैब आ जाती है यूरोप में, वो पाकिस्तान ने तो नहीं किया, पूरे यूरोप ने बताया कि जी भारत उसमें इन्वॉल्व है। कहीं पे आप कनाडा का मामला चेक कर लीजिए तो कोई इंडियन सिटीजन को मारा जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है, भारत उसमें इन्वॉल्व होता है। यूके में देख लीजिए आप, यूएस में देख लीजिए आप, यूरोप के बाकी ममालिक में देख लीजिए आप, कतर में देख लीजिए जिस तरह से उनके नेवल ऑफिसर और वो सारा। तो और कितने प्रूफ चाहिए कि ये बताने के लिए कि जी ये जो टेररिज्म है कि इसके अंदर कौन सा मुल्क इन्वॉल्व है और फैटफ के अंदर अब को निकलना चाहिए। और जो टेरर फाइनेंसिंग है जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है, जो बलूचिस्तान में हो रही है, जो केपी में हो रही है, जो अफगान रजीम के साथ, जो तालिबान के साथ हो रही है, अब उसके मौजूद है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जी कि अब यकीनी तौर पर आबिद साहब दिस इज द राइट टाइम। आप क्या समझते हैं कि अब किस नौयत के इक़दाम उठाने की जरूरत है आलमी फोर्सेस को? जी आलमी फोर्सेस को देखें, सबसे पहले तो इसकी तहकीक जिन मुल्कों में ये वाकयात, ये इंटरफेरेंस है, जिस तरीके से जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से अपने डायस्पोरा को यूज कर रही हैं, उन कंट्रीज से वो एविडेंस इकट्ठी होनी चाहिए। फिर जो इंटरनेशनल बॉडी है जैसे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो फाइनेंस को मॉनिटर करने की बॉडीज हैं, फिर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के सेटअप्स हैं, इन सबको आई थिंक एक कम्प्रिहेंसिव इसकी जो ये जो डाटा है ये शेयर होना चाहिए। और इसके ऊपर फिर इसको बेस करते हुए जनरल असेंबली के अंदर या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी रेजोल्यूशन के तहत जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लीगल स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रहते हैं, आई थिंक भारत को जरूर इसका जवाब जो है वो जवाब बिल्कुल ऐसा ही है, भारत को इसका जवाब मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।
अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर खड़े मुख्तलिफ एयरलाइंस के तैयारे कबाड़ बन गए। 25 से ज्यादा तैयारों में परिंदों ने घोंसले कायम कर लिए। तैयारों को हटाने के हवाले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं जावेद चौधरी से। जावेद, क्या मामला हुआ ये? जी, कराची एयरपोर्ट जंगी यार्ड में खड़े सबसे ज्यादा 20 तैयारे शाहीन एयर के हैं। पीए के साथ नाकारा तैयारों को भी ठिकाने लगाने पर गौर किया जा रहा है। एयर इंडिया समेत दीगर गैर मुल्की कार्गो मुसाफिर बरदार तैयारे कई साल से हटाए नहीं गए। पुराने नाकारा तैयारों के बायस चूहे, परिंदे और दीगर जंगली हयात का बायस हैं। तैयारों को हटाकर कराची एयरपोर्ट जंगी यार्ड खाली किया जाएगा। शाहीन एयर के 20 तैयारों पर कानूनी मिसाल के बाद उन्हें नहीं हटाया गया, जबकि शाहीन और दीगर तैयारों का हवाले से एयरपोर्ट इंतजामिया गौर करे कि इसका क्या किया जाए। शाहीन एयर के 20 पीए के साथ और दीगर फ्लाई कंपनी के तैयारे कई साल से मौजूद हैं और जंग यार्ड में खड़े इन तैयारों में परिंदों और दीगर वहशातवादियों ने घोंसले बना लिए हैं, जबकि इन खड़े तैयारों में मुतअद्दिद बार आग के वाकयात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। सिंध का ईवान इस्लामोफोबिया के खिलाफ जगज़बान। अरकान असम्बली ने सिडनी वाक़े की भरपूर मज़म्मत कर दी। कहा, इंतहा पसंदों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, किसी एक वाक़े को बुनियाद बनाकर मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। अरकान सिंध असम्बली ने मजीद क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा समा हफीज बलोच से। हफीज, बताइएगा। सिडनी वाक़े के बाद मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के ज़रिए इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर अरकान सिंध असम्बली का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आई बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो मैं हमेशा अपने मुस्लिम बहन भाइयों को सपोर्ट करती हूँ। देखिए, कोई भी मज़हब हो वो आपको इंसानियत सिखाता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या चाहे वो हिंदुइज़्म हो। गज़ा में जो कुछ हुआ हमने उसको कंडेम्ड किया, लेकिन हमने कभी उस मज़हब के बसने वाले जो दुनिया में, उनको कभी निशाना नहीं बनाया। शेर पसंद तो हर जगह पे होते हैं, कोई माइंड सेट किसी का कैसा है, कोई किस वजह से ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। मज़हब इस्लाम जो है वो अमन का, प्यार का गहवारा है और प्यार का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। हमें इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। हमारे हुक्मरान हैं, ख़ासकर उनको चाहिए कि जो ये मगरिब के अंदर ये जो कल्चर दोबारा प्रोमोट हो रहा है कि इस्लामी फ़ोबिया के हवाले से जो शिकार हो रहे हैं लोग, इससे बचने के लिए किरदार अपना अदा करें। फ़लस्तीन का वाक़या आपके सामने है कि जहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कत्लेआम तो वहाँ भी हो रहा है। मैं उस कत्ल की मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन उस कत्ल की भी मजम्मत कर रहा हूँ जो वहाँ किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के अरकान भी इस सिंध असम्बली का हिस्सा हैं। इनका कहना है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे ताकि बैनुल मज़ाहिब अमांगी बरकरार रहे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ हफीज़ बलोच, सामा, कराची। भारत में मुस्लिम खातून से हतक आमेज़ सलूक काबिल मज़म्मत है। JUI रहनुमा की जानिब से ये कहा गया है। असलम गौरी ने कहा कि वज़ीर आला ने खातून से निकाब खींचकर पस ज़हनियत का सबूत दिया। इंडिया में मुसलमानों के साथ तसलसल से गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। भारत में दिलखराश वाक़े पर दुनिया की खामोशी इंसाफ के खिलाफ है। असलम गौरी की जानिब से ये कहा गया। खबर यह है कि शुगर सेक्टर के बाद पोल्ट्री के शोबे में भी गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पर कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ाने का इल्जाम साबित। मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए जुर्माना 5 करोड़ से कम करके 2.5 करोड़ कर दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। शुगर सेक्टर के बाद पोल्ट्री के शोबे में भी कीमतों के गठजोड़ का इंकिशाफ। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी शुगर मिल्स मालिकान के नक्शे कदम पर चलते हुए गठजोड़ के जरिए कीमतें बढ़ाकर अवाम की जेब पर बड़ा डाका डाला। 2010 में सामने आने वाले केस में कार्टेल बनाने का इल्जाम साबित हो गया। मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से दायर अपील निपटा दी। ट्रिब्यूनल ने बैकलॉग खत्म करने के नाम पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 15 साल पुराने फैसले के मुताबिक अवाम को लूटने वाली पोल्ट्री एसोसिएशन पर 5 करोड़ का जुर्माना कम करके 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मुकदमे में 2022 में जुर्माना कम किया था, जिसकी बुनियाद पर जुर्माने में कमी की गई। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को जुर्माना 15 दिन के अंदर अदा करने का हुक्म दिया गया है। कंपटीशन कमीशन ने पोल्ट्री के शोबे में कीमतों के तयन में बाहमी गठजोड़ और मुसाबकती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पर 5 करोड़ जुर्माना आयद किया था, जिसे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दुरुस्त करार दे दिया। अदालती स्टे ऑर्डर्स की वजह से ये तवील कानूनी और अदालती जंग कई साल तक चलती रही। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کا ایک ایسا جنگل جو صرف پودوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسی جیتی جاگتی کائنات ہے جہاں وہ درخت بھی موجود ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ان درختوں کی خوشبو، سایہ اور سکون شہر کے ماحول میں وہ تازگی بھرتا ہے جو شاید برسوں پہلے کھو دی تھی۔ رپورٹ کریں گی فروا علی۔ کراچی شور میں لپٹا ہوا شہر، جہاں فضا میں دھول زیادہ اور تازہ ہوا کم ہے۔ اسی شہر کے دل میں ایسی جگہ ابھری ہے جس نے عمارتوں کے گٹھن میں قدرت کی خوشبو گھول دی ہے۔ نام ہے جناح اربن فارسٹ۔ مزار قائد کے سامنے آباد جناح اربن فارسٹ کوئی عام باغ نہیں، یہ 4000 سے زائد درختوں پر مشتمل ایک سرسبز سلطنت ہے۔ یہاں پر نیم کا ہے، کاسیا ہے، امرود ہے، اپنا یہ فالسا ہے، انار ہے، چیکو ہے، شریفہ ہے، مختلف قسم کے کیلے کے پیڑ لگے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ اسلامی باغ کے نام سے جو ہے نا یہ جانا جاتا ہے یہاں پر۔ یہاں قدم رکھتے ہی یوں لگتا ہے جیسے کنکریٹ کے جنگل سے نکل کر قدرت کی آغوش میں آ گئے ہوں۔ یہاں اسلامی باغ کے نام سے ایک گوشہ موجود ہے جہاں ایسے پودے پائے جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اربن فارسٹ کا قیام صرف شجرکاری نہیں بلکہ وہ ماحول واپس دینے کی کوشش ہے جو شہر کے تیز رفتار تعمیراتی کاموں میں کھو چکا ہے۔ 2001 میں جب مزار بنا تھا تو مزار کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، مگر اس میں جو تیزی آئی وہ سن 2017 کے بعد ہم نے اس میں تیزی لائی تھی۔ ہمارے پاس 15 ایکڑ کا ایریا ہے اور اس میں ہم نے جو 4000 کے قریب جو ہمارے 4500 درخت لگے ہوئے ہیں، بورڈ کی طرف سے سختی سے انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی گرے اسٹرکچر نہیں بننا ہے، کوئی بھی عمارت نہیں بنانی ہے، صرف اس ایریا میں ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے۔ یہ جنگل اس بات کا ثبوت ہے کہ کنکریٹ کے بیچ میں قدرتی ماحول کو آباد رکھا جا سکتا ہے۔ یہ مقام کراچی کے لیے امید کی طرح ہے، کیونکہ درخت بڑھتے ہیں تو ایک امید جگمگاتی ہے، اور یہ مقام کراچی کی فضاؤں کو معطر کرنے کا سبب ہے۔ کیمرامین اکبر علی کے ساتھ فروا علی، سما، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت کراچی کے NED یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کار تیار کر لی۔ حامد الرحمان رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑا کارنامہ، کراچی کے طلبہ اور اساتذہ نے پاکستان کی پہلی ڈرائیور لیس کار تیار کر لی۔ NED یونیورسٹی کے انجینئرز کا کہنا ہے کہ گاڑی کو کسی بھی ٹریک پر چلایا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں ٹیسٹ ڈرائیو بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت NED یونیورسٹی کیمپس پر ہم اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیوز کر رہے ہیں۔ ہم آٹوموٹیو انڈسٹری اور ایکیڈمک اور انڈسٹریل ریسرچرز کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کریں۔ کار میں آبجیکٹ ڈیٹیکشن، رفتار کی حد، لین کی شناخت اور میپنگ جیسے فیچرز شامل ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے نا ایک اسٹیٹ آف آرٹ سینسرز، GNS، GPS، لیڈارز اور کمپیوٹر سسٹمز پہ، ان ویکل کمپیوٹرز پہ پاورڈ ہے اور اس میں انٹیگریٹ ہے۔ ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹرمنالوجی یوز کی ہے، جس میں ہم نے ہائی سینسر سچ لائک لیڈار یوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے GPS GNS نیویگیشن کا بھی یوز کیا ہوا ہے۔ ماہرین کار کو پاکستان میں AI ٹیکنالوجی کے نئے دور کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ توقع ہے روبوٹکس اور خودکار ٹرانسپورٹ کے مزید منصوبے بھی جلد سامنے آئیں گے۔ کیمرامین اکبر علی کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں، رواں ہفتے کے آخر میں مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ متوقع ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ بارش نہ ہونے سے بارانی علاقوں میں فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کریں گے عمر آصف۔ دسمبر میں مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ کھل کر برسے بغیر گزر گیا۔ صرف بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی، ملک کا اکثر حصہ بارشوں سے محروم رہا۔ اس ہفتے کے آخر میں مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ ملک کے مغربی علاقوں کا رخ کرے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے سلسلے سے KP اور گلگت بلتستان میں برف باری کا امکان ہے۔
मगरबी इलाके पाकिस्तान के उसमें शामिल होंगे जहाँ पर हल्की बारिश हो जाएगी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो जाएगी। इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके होंगे। टच करता हुआ जाएगा इस्लामाबाद को, लेकिन ये है कि अभी जो है ना वो बादल ही लग रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरानी इलाकों में बारिश न होने के बाइस गंदम की फसल मुतासिर होने का भी खदशा है। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्का है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ उमर आसिफ, समा इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सर्द मौसम और खिज़ां के दरमियान रंगों की बहार, गुल दाऊदी की शानदार नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद ने अल्लामा इकबाल पार्क का रुख कर लिया। नुमाइश में गुल दाऊदी की 200 से ज़ायद इक़साम अवाम के भरपूर तवज्जो का मरकज़ हैं। रावलपिंडी से यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क में गुल दाऊदी की 4 रोज़ा नुमाइश में 200 से ज़ायद अक़साम पेश। कट फ्लावर का भी एक सेक्शन हमने लगाया है जहाँ पे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स को इन्हीं फूलों से तरतीब दी है। जाड़े की रुत में आराइशे गुल के हसीन जलवे, शहरियों पर सहर तारी, लोग दूर दूर से खिंचे चले आए। मैं कोटा से स्पेशल ये इवेंट देखने आया हूँ। हर तरफ खिज़ां का मौसम है और फूल नज़र नहीं आते, इन्होंने हर किस्म के फूल लगाए हैं। क्राइसेंथेमम एक वाहिद फ्लावर है जो ऑटम के सीजन में भी ब्लूम करता है। शुरका ने कहा, गुल दाऊदी की जमालियाती और माहौलियाती अहमियत ही नहीं, मरबूत पॉलिसी बनाकर इससे भरपूर मुआशी इस्तेफादा भी किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी।